हेलो दोस्तों, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये निर्माण आईएएस की बुक है, उसको कवर कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर को मनुष्य की भांति व्यवहार करने योग्य बनाया जाता है। यह मशीन की ऐसी क्षमता है जिसमें वह बुद्धिमान मानव के व्यवहार की नकल करता है। इसका उद्देश्य बुद्धिमान इंटेलिजेंट मशीनें बनाना है जिसमें सामान्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जो रोबोट या मशीन को किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब देने हेतु सक्षम बनाता है। स्मरणीय है कि किसी भी वस्तु को बौद्धिक तभी कहा जा सकता है जब उसमें निम्नलिखित 3 विशेषताएं शामिल हों। उसमें स्मृति क्षमता हो यानी मेमोरी पावर हो, निर्णय लेने एवं विश्लेषण करने का क्षमता हो, डिसीजन मेकिंग और एनालाइजिंग की कैपेबिलिटी हो उसमें, और नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो जनरेटिंग न्यू आइडियाज। सुपर कंप्यूटर के निर्माण के बाद स्मृति एवं निर्णय क्षमता को तो हासिल कर लिया गया है। यहाँ तक कि इन दोनों क्षेत्रों में कंप्यूटर मानवीय बुद्धि को चुनौती दे रहा है, किंतु नए विचारों के सृजन की क्षमता अभी पूर्ण रूप से हासिल नहीं की जा सकी। कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें या रोबोट्स अपने प्रोग्रामिंग या प्रसंस्करण के दौरान मनुष्यों की तरह ही बड़ी मात्रा में जानकारी और सूचनाएं आत्मसात करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को बनाने में दर्शन शास्त्र, जीन विज्ञान और समाजशास्त्र योगदान देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में ट्यूरिंग टेस्ट सहयोगी है। ट्यूरिंग टेस्ट ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन को नापने के लिए महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास क्रम तो 1935 में एलन ट्यूरिंग ने एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया जिसमें अनंत स्मरण क्षमता एवं एक स्कैनर था। ट्यूरिंग के तथ्यों, तर्कों एवं विचारों के आधार पर 1950 के दशक में हर्बर्ट साइमन ने बताया कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं। इसके फलस्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा बनी। ट्यूरिंग परीक्षण में क्वालिफाई करने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रोग्राम 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा लिखा गया। इसमें चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम फेरांटी मार्क 1 कंप्यूटर पर चलाया गया। वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन के रूप में परिभाषित किया। 1960 में जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग भाषा लिस्ट प्रोसेसर विकसित की, इसलिए जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट, जिसे 1965 में एडवर्ड फैनबाम तथा जोशुआ लेडरबर्ग ने विकसित किया। डेंड्रल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट 1965 में इसको एडवर्ड फैनबाम और जोशुआ लेडरबर्ग ने विकसित किया। द लॉजिक प्रोग्राम भाषा प्रोलोग प्रोग्रामेशन एंड लॉजिक फ्रांस के एलन कोल मैरोर द्वारा विकसित की गई, जहां कंप्यूटर में पहली बार भाषा को 1973 में प्रत्यारोपित किया गया। 1973 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में असेंबली रोबोटिक समूह ने प्रसिद्ध स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी का निर्माण किया। 1979 कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित पहली स्वचालित व्हीकल स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर कृत्रिम न्यूरॉन का मॉडल सर्वप्रथम बारेन मैक कुलोच एवं वाल्टर पिट्समन ने प्रतिपादित किया। कृत्रिम न्यूरॉन का मॉडल सर्वप्रथम मैक कुलोच और वाल्टर पिट्समन ने प्रतिपादित किया। एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर
जनवरी 2022 के मेटा ने दुनिया का सबसे तेज एआई वाला सुपर कंप्यूटर बनाया। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना से की गई। 1990 में एमआईटी में डॉक्टर सिंथिया ब्रेजल ने एक भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य किया। यह रोबोट कैमरा और माइक्रोफोन से लैस था। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण किस्मेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किस्मेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1997 में डीप ब्लू, जो कि आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया शतरंज कंप्यूटर है, इसने तत्कालीन शतरंज के विश्व विजेता गैरी कैस्पोरोव को 6 सेटों के खेल में हरा दिया। ब्रिटेन के द्वारा प्रोजेक्ट एलवी नामक एक प्रोजेक्ट जारी किया गया जिसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर स्पिरिट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सर्च करना था। सोफिया के नाम से प्रसिद्ध मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट का विकास हेंसन रोबोटिक्स कंपनी के डेविड हेंसन ने 2016 में हांगकांग में किया था। 25 अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया को आधिकारिक तौर पर सऊदी नागरिकता प्रदान की थी। सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया गया है। भारत में इसे 2017 में मुंबई के टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था। फिर रोबोकॉप, यह विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है, इसे दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है। नियोन, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ह्यूमन है। सैम रोबोट, इसका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। यह विश्व का प्रथम रोबोट नेता है। माइक्रोसॉफ्ट रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रोजेक्ट ब्रेनवेव नामक एक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे FPGA अवसंरचना पर आधारित है। एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा को नवंबर 2014 में अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बिक्सबाई को 21 अप्रैल 2017 को सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया। सिरी एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार सर्वप्रथम 2011 में एप्पल द्वारा किया गया। गूगल डीप माइंड एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। बस 2014 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसे खरीद लिया और इसका नाम डीप माइंड से बदलकर गूगल डीप माइंड कर दिया। टेस्ला विश्व की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है, जिसकी सेल्फ ड्राइविंग कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख उदाहरण है। फिर गूगल मैप, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। गूगल नेस्ट, यह स्मार्ट घरेलू उत्पादों की एक श्रृंखला है जिसमें स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट स्क्रीन आदि का उपयोग किया जाता है। इको डॉट स्मार्ट स्पीकर, यह अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर एआई पर आधारित फिल्में हैं। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। टेस्ला का एआई आधारित रोबोट प्रोटोटाइप ऑप्टिमस है। एआई का आविष्कार सेल्फ कॉन्शियस एआई माना जाता है। तो एआई का भविष्य सेल्फ कॉन्शियस एआई माना जाता है। सेल्फ कॉन्शियस माने वो खुद से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो उसके उपकरण होंगे वो खुद से सोचने समझने में तैयार होंगे, मतलब सक्षम होंगे, और वो निर्णय लेने के लिए प्रोग्रामिंग के तहत वो इनेबल्ड होंगे। पाई, तो NPCI द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित चैटबॉट है जिसका कार्य NPCI द्वारा विकसित सेवाएं जैसे फास्ट टैग, रुपए, OPI ऐप्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। इसे बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कोरोवर द्वारा विकसित किया गया है। फ्रीडा एआई संयुक्त रोबोट आर्म है जो पेंटिंग कर सकती। फ्रीडा। डल-2, तो एआई आधारित सिस्टम है जो वर्णात्मक विवरण से चित्र तैयार कर सकता। डल-2। गवर्नमेंट एआई, तो रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 32वां है।
81 देशों में से गवर्नमेंट ऑक्सफोर्ड इनसाइट द्वारा प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम स्थान है। चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ग्राहकों के सवालों को समझने और उनके जवाबों को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी का उपयोग करता है। मानव वार्तालाप का अनुकरण कर जवाब देता है। चैटबॉट का विकास क्रम तो एलिजा ये 1956 में बना था। जोसेफ, इसका आविष्कारक कौन थे? जोसेफ बेजेनबाम पहला चैटबॉट इन्होंने बनाया था, पहला चैटबॉट। फिर पैरी ये 1972 में बनता है, पैरी। केनेथ कोल्बी ने बनाया था, केनेथ कोल्बी। फिर जबरवैक्सी ये 1981 में बनता है, रोलो ने बनाया था, रोलो कारपेटर ने बनाया था। डॉक्टर सबाइट्सो ये 1991 में आता है, डॉक्टर सबाइट्सो। एमएस डॉस के लिए क्रिएटिव लैब्स द्वारा एलाइस ये 1995 में आता है, रिचर्ड वालेस द्वारा। स्मार्टर चाइल्ड ये 2001 में आता है, स्मार्टर चाइल्ड। आईबीएम वॉच 2006 में। सीरी 2010 में एप्पल के द्वारा। गूगल नाउ 2012 में, गूगल नाउ। अलेक्सा 2014 में अमेजॉन। बोई बोट 2017 में आता है, बोई बोट। इसमें चैट जीटीपी का बहुत ज्यादा क्रेज है। इसका दूसरा नाम चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर है, चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर, जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। हम मानते हैं इसे चैट जीटीपी की संज्ञा दी जाती है, जहां चैट जीटीपी स्थापित पर एक ऐसे चैट बॉक्स से है जो उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझकर विस्तार से उसका उत्तर तैयार कर देता है। चैट जीटीपी का विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, जिसे 30 नवंबर 2022 लॉन्च किया गया है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट chat.openai.com है। चैट जीटीपी ह्यूमन फीडबैक तकनीक से रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करता है। यह जीटीपी 3.5 पर आधारित है, जो एक गहन शिक्षण भाषा मॉडल है और मानव समान पाठ उत्पन्न कर सकता है। लेक्सी चैटबॉट तो भारत का पहला एआई आधारित चैटबॉट लेक्सी इसे हाल ही में 2023 में फिनटेक फर्म वेलोसिटी ने लॉन्च किया है लेक्सी को। गूगल चैट बार्ड तो चैट जीटीपी की तर्ज पर 2023 में गूगल और अल्फाबेट इंक कंपनी द्वारा गूगल चैट बार्ड बनाया गया। यह एआई आधारित चैटबॉट सर्विस है जो लिखित तौर पर आपके सवालों के जवाब देगी। बार्ड भाषा मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन लैम्डा पर आधारित है, जो गूगल पर अपना संवादात्मक एआई चैटबॉट है। यह ट्रांसफॉर्मर तकनीक पर बनाया गया है, जो चैट जीटीपी और अन्य एआई बॉट्स की रीढ़ है। आस्क दिशा चैटबॉट तो आईआरटीसी ने हिंदी भाषा में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए बातचीत सक्षम आस्क दिशा चैटबॉट संचालित किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। शुरू में अक्टूबर 2018 में इसे अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं से संबंधित रेल यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भाषाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषाएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मॉडल निर्धारण तथा निर्माण हेतु संदेशों की आवश्यकता होती है, जिन्हें मशीनी भाषा में लिखना अनिवार्य है ताकि मशीन भाषा को भली भांति समझ सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रयुक्त भाषाएं निम्नलिखित है, पाइथन है, आर है, एलिप्स है, जावा है, C++ है, जूलिया है, प्रोलॉग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, योग्यता के आधार पर और कार्य के आधार पर। तो योग्यता के आधार पर एआई के 3 प्रकार हैं, कमजोर या संकीर्ण एआई, नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो कमजोर या संकीर्ण एआई, वीक या नैरो एआई। तो वीक या नैरो एआई को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है।
यह एआई किसी एक ही विशेष काम को पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता, इसलिए इसे वीक एआई कहते हैं। वीक एआई इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के व्यवहार को समझ सकती है और इंसानों से बातें भी कर सकती है। भाषा, नेचुरल भाषा प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें डाटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं होती। उदाहरण आईबीएम का वाटसन सुपर कंप्यूटर, एलेक्सा, सिरी, बिक्सबाई। फिर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत स्ट्रांग एआई भी कहा जाता है। यह ऐसी तकनीक है जो समस्या को अपने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है, इंसानों के व्यवहार को समझ सकती है और इंसानों की तरह व्यवहार भी कर सकती है। एआई इंसानों की तरह किसी भी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि जो काम एक इंसान कर सकता है उसी काम को एजीआई टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। एजीआई को अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। उदाहरण गूगल सेल्फ ड्राइव कार। सुपर एआई, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगी और वो इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेजी से कर सकेगी। एएसआई के पास बहुत सारी क्षमताएं होंगी, जैसे कि सोचना, पजल का हल करना, सीखना, योजना बनाना और खुद से बातें करना आदि। इस तकनीक में डिवाइस सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जो सही और गलत का फैसला खुद लेने में सक्षम होंगे। उदाहरण डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को हराया था। तो ये नैरो एआई है, डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। जनरल एआई परफॉर्म लाइक ह्यूमन। सुपर एआई इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। कार के आधार पर एआई के 4 प्रकार हैं। प्रक्रियाशील मशीन यानी रिएक्टिव मशीन, फिर सीमित स्मृति लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क का सिद्धांत थ्योरी ऑफ माइंड, आत्म जागरूक एआई सेल्फ अवेयरनेस एआई। तो रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं? रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है, यह यूजर की जरूरतों के मुताबिक प्रतिक्रिया देती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। रिएक्टिव मशीन केवल वर्तमान समय के कार्यों पर केंद्रित होती है। रिएक्टिव मशीन आंकड़ों और स्मृति को स्टोर करके नहीं रख सकती, इसलिए इसका इस्तेमाल भविष्य के कामों के लिए नहीं किया जा सकता है। उदाहरण आईबीएम डीप ब्लू। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का एआई है जो पुराने आंकड़ों को कुछ समय के लिए ही संग्रहित करके रख सकता है। लिमिटेड मेमोरी की मदद से भविष्य को पूर्वानुमानित प्रेडिक्ट किया तो जा सकता है, लेकिन यह पूर्वानुमान पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह पूर्वानुमान पुराने आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी का प्रयोग खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। यह कार अपनी आसपास की कार की गति के बीच की दूरी और दूसरे सूचना को स्टोर करके रखती है। मस्तिष्क का सिद्धांत थ्योरी ऑफ माइंड, तो यह ऐसा एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। सरल भाषा में समझें तो थ्योरी ऑफ माइंड इंसानों के विचारों को समझकर उनसे बात कर सकता है। इस प्रकार 2 ह्यूमन आपस में बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार थ्योरी ऑफ माइंड में भी कंप्यूटर और इंसान आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। सेल्फ अवेयर एआई, तो आत्म जागरूक एआई, सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। यह एआई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा और स्वयं की भावनाएं, चेतना एवं इसका स्वयं का दिमाग होगा। एआई का दिमाग इंसान से भी तेज होगा। आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस की वजह से डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट हो जाएंगे और उस समय की मशीनें सेल्फ अवेयर होंगी और सही गलत फैसले का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगी। हालांकि इस समय सेल्फ अवेयरनेस एआई उपलब्ध नहीं है, यह आने वाले समय की एक कल्पना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एजेंट्स या घटक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट एक ऐसी इकाई एंटिटी होती है तो सेंसर की मदद से अपने वातावरण एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से निरीक्षण यानी ऑब्जर्व करता है और इस निरीक्षण के आधार पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एजेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपने आसपास की चीजों के साथ इंटरैक्ट करती है। एक एजेंट निर्णय लेने के लिए या किसी काम को पूरा करने के लिए पुराने और नए डेटा को आपस में तुलना करता है।
और उसके बाद वह निर्णय लेता है। एक एआई सिस्टम का निर्माण एजेंट और उसकी वातावरण एनवायरनमेंट के द्वारा होता है। एजेंट सेंसर के माध्यम से वातावरण को समझता है, एक्चुएटर्स के माध्यम से किसी कार्य को निष्पादित करता है। एक एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा, इंटेंशन जैसे मानसिक गुण होते हैं जो इसे एक मनुष्य की तरह बनाते हैं। एजेंट वातावरण का विश्लेषण करने के लिए सेंसर के साथ साथ माइक्रोफोन, कैमरा का उपयोग भी करता है। एजेंट को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो यूजर्स के स्थान पर कार्य को मैनेज करता है। फिर एजेंट के बहुत से सब एजेंट होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। ये सब एजेंट आपस में मिलकर काम करते हैं और तेज गति से किसी काम को पूरा करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर एजेंट वह होते हैं जो स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। इस एजेंट के पास की स्ट्रोक्स, फाइल, कंटेंट और रिसीव नेटवर्क पैकेज होते हैं। ह्यूमन एजेंट, तो एक ह्यूमन एजेंट के पास मानव के सभी अंग होते हैं। इस एजेंट के पास आंख, कान, सेंसर के रूप में काम करते हैं। तो इस एजेंट के पास आंख, कान सेंसर के रूप में कार्य करते हैं और हाथ, पैर, मुंह एक्चुएटर्स के रूप में कार्य करते हैं। रोबोटिक एजेंट, तो एक रोबोटिक एजेंट के पास कैमरा और इंफ्रारेड रेंज फाइंडर होता है। इस रेंज में सेंसर के लिए एनएलपी और एक्चुएटर्स के लिए मोटर होती है। एजेंट के घटक, कंपोनेंट ऑफ एजेंट, तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वातावरण में हुए बदलाव का पता लगाता है, उसे महसूस करता है। यह डिवाइस वातावरण में हुए बदलाव की जानकारी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास भेजता है। एक एजेंट सेंसर के माध्यम से वातावरण का विश्लेषण करता है। एक्चुएटर्स, तो यह मशीन का एक कंपोनेंट जो ऊर्जा की गति में बदलता है, जो ऊर्जा को गति में बदलता है। एक्चुएटर्स का इस्तेमाल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इफेक्टर्स, तो एक डिवाइस है जो वातावरण को प्रभावित करता है। यह डिवाइस हाथ, उंगलियां, पंखे और डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में हो सकता है। एजेंट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स आर्किटेक्चर, तो यह एक तरह की मशीन है जिसमें एक्चुएटर्स और सेंसर होते हैं। इसके उदाहरण कंप्यूटर, कैमरा हो सकते हैं। एजेंट फंक्शन, तो एजेंट फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किसी कार्य को करने की अवधारणा को चित्रित करने के लिए किया जाता है। एजेंट प्रोग्राम, तो यह प्रोग्राम एजेंट फंक्शन का होता है। एजेंट प्रोग्राम के द्वारा क्रियान्वयन एजेंट फंक्शन होते हैं। एजेंट प्रोग्राम के द्वारा क्रियान्वयन एजेंट फंक्शन उत्पन्न होते हैं। एजेंट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजेंट, तो 5 प्रकार होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे सरल एजेंट होते हैं। यह एजेंट वर्तमान करंट विचारों के आधार पर निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। यह पुराने विचारों को इग्नोर करते हैं। ये एजेंट उस वातावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट निर्णय लेते वक्त और अपने काम के दौरान इतिहास के किसी भी हिस्से पर विचार नहीं करते। यह एजेंट कंडीशन एक्शन रूल पर कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है यह है कि ये वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन को देखकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए रूम क्लीनर एजेंट तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है। समस्याएं, इन एजेंट के पास कम बुद्धि होती है। यदि वातावरण में कोई बदलाव होता है तो यह उसे समझ नहीं पाते। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट आंशिक रूप से ऑब्जर्वेबल वातावरण में कार्य करते हैं। यह एजेंट स्थिति को ट्रैक करते हैं। ये एजेंट इतिहास पर निर्भर होते हैं। इन एजेंटों के पास दुनिया का सारा ज्ञान होता है। इनके 2 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। मॉडल, इसमें एक ऐसा मॉडल होता है जो दुनिया में चीजें जैसे घटित होती हैं के बारे में जानकारी रखता है। इंटरनल स्टेट, यह इतिहास के आधार पर वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है। गोल बेस्ड एजेंट वह एजेंट होते हैं जो अपने लक्ष्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह एजेंट अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। ये एजेंट वे कार्य करते हैं जो इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं, इस बात को तय करने से पहले इन एजेंट को काफी विचार करना पड़ता है। यह एजेंट फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने व्यवहार को आसानी से बदल लेते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यह एजेंट गोल बेस्ड एजेंट के समान होते हैं लेकिन इनमें अधिक घटक शामिल होते हैं। यह एजेंट सिर्फ लक्ष्य गोल्स के आधार पर ही कार्य नहीं करते बल्कि यह लक्ष्य को प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके के आधार पर भी कार्य करते हैं।
इन एजेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं और हमें यह चुनना पड़ता है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। लर्निंग एजेंट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई में एक लर्निंग एजेंट एक प्रकार का एजेंट है जो अपने पिछले अनुभवों से चीज़ों को सीखता है और समझता है। इस एजेंट में किसी चीज़ के बारे में सीखने की क्षमता होती है। लर्निंग एजेंट किसी चीज़ को सीखने, विश्लेषण करने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। यह बेसिक नॉलेज को प्राप्त करता है, उसके आधार पर चीज़ों को सीखता है और कार्य को परफॉर्म करता है। इस एजेंट में 4 प्रकार के अवधारणात्मक घटक होते हैं। लर्निंग एलिमेंट, यह एलिमेंट अपने वातावरण के चीज़ों को सीखता है और उसमें सुधार करता है। क्रिटिक, तो यह लर्निंग एलिमेंट से फीडबैक लेता है जो बताता है कि एजेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस एलिमेंट, यह एलिमेंट बाहरी कार्य को सेलेक्ट करता है। प्रॉब्लम जनरेटर, तो यह एलिमेंट उन कामों को सुझाव देता है जो नए और इन्फॉर्मेटिव जानकारी पूर्ण होते हैं। एआई एजेंट के लिए नियम, तो एक एआई एजेंट के पास पर्यावरण को समझने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने के लिए अवलोकन का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर निर्णय का परिणाम एक क्रिया के रूप में होना चाहिए। एआई एजेंट द्वारा की गई कार्यवाही एक तर्कसंगत कार्यवाही होनी चाहिए। एआई में शामिल उप क्षेत्र, सब सेक्टर कौन कौन से हैं एआई में? तो एआई अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें शामिल उप क्षेत्र सबसेक्ट निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सबसेक्ट हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, स्पीच रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग क्या होती है दोस्तों? तो मशीन लर्निंग को सर्वप्रथम आर्थर सैमुअल ने 1559 में आविष्कारित किया था। मशीन लर्निंग या कंप्यूटर की खुद से सीखने की क्षमता होती है, अतः मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक व्यापक उपक्षेत्र है जो कंप्यूटर को बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा और अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम को एक ट्रेनिंग डेटा सेट की आवश्यकता होती है जिसमें इनपुट डाटा और डिजायर्ड आउटपुट दोनों शामिल होते हैं, जबकि अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में ट्रेनिंग डाटा की आवश्यकता नहीं होती या खुद से सीखे गए डेटा पर निर्भर करता है। डीप लर्निंग एआई का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पीच रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन जैसे टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। डीप लर्निंग नेटवर्क को डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग नोड्स की कई लेयर शामिल होती है। तो इसमें इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग नोड्स की कई लेयर शामिल होती है। पहली लेयर बाहरी दुनिया से इनपुट लेती है, जैसे कोई मैसेज या वाक्य। दूसरी लेयर इस इनपुट को अगली लेयर को पास करती है। इसी तरह यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंतिम चरण में आउटपुट लेयर का परिणाम भविष्यवाणी या वर्गीकरण के रूप में होता है, जैसे इमेज से किसी विशेष वस्तु की पहचान या किसी वाक्य का एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे जो मतलब प्योर फॉर्म होता है, कोर में डीप लर्निंग होती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विथ ब्रेन, तो इसमें मशीन लर्निंग होती है एल्गोरिदम ब्रेन के साथ। लाइक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की भांति काम करते हैं और लॉजिकल स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के माध्यम से काम करते हैं। फिर मशीन लर्निंग में गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, तो यह कंप्यूटर को इनेबल करते हैं मशीन लर्निंग कि वो लर्न कर सकें, है ना, बिना प्रोग्रामिंग के ही, बिना किसी विशेष प्रोग्रामिंग के ही वो लर्न कर सकें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सबसे बाहर की लेयर है। द थ्योरी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एबल टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये सामान्य कंप्यूटर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर
काम को परफॉर्म कर पाते हैं। ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? इसका इस्तेमाल ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है जो इंसानों की तरह सीख सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई न्यूरल नेटवर्क कई तरह के इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग नोड्स या न्यूरल से बने होते हैं जो मानव मस्तिष्क की तरह पैटर्न को पहचानना सीख सकते हैं। एआई न्यूरल नेटवर्क कई इंडस्ट्रीज में निर्णय में सुधार करने का काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल विजुअल बर्ड द्वारा की गई भविष्यवाणियों की सटीकता को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसे ANN भी कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP, यह एआई का वह उपक्षेत्र है जो मानव भाषा को समझने और जोड़ तोड़ से संबंध रखता है। एआई का यह क्षेत्र काफी लंबे समय से मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में विकास की वजह से यह अधिक प्रसिद्ध हुआ है। NLP का इस्तेमाल विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस आदि, साथ ही इसका इस्तेमाल चैट बॉट्स और पर्सनल असिस्टेंट बनाने जैसे गूगल ट्रांसलेट, एलेक्सा, सिरी इत्यादि के लिए किया जाता है। NLP में आउटपुट और इनपुट स्पीच और टेक्स्ट के रूप में होता है। फिर कंप्यूटर विजन, इसमें कंप्यूटर को विजुअल वर्ड की व्याख्या और उसे समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कैमरे से डिजिटल छवियों, वीडियो और डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए मशीनें सटीकता के साथ ऑब्जेक्ट को पहचान सकती हैं और वर्गीकृत कर सकती हैं। विशेषज्ञ प्रणाली एक्सपर्ट सिस्टम, तो यह एक एआई आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे जटिल समस्याओं को हल करने और मानव विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली में मानव विशेषज्ञों की तरह तथ्यों और अनुमानों दोनों का उपयोग कर जटिल समस्याओं का निर्णय लेने में मदद करती है। इस प्रणाली के 3 घटक होते हैं। यूजर इंटरफेस, तो इसके द्वारा विशेषज्ञ प्रणाली उपयोगकर्ता बातचीत करती है, प्रश्नों को एक पठनीय प्रारूप में इनपुट के रूप में लेती है और अनुमान इंजन को भेजती है। इंटरफेरेंस इंजन, तो यह अनुमान इंजन विशेषज्ञ प्रणाली का मस्तिष्क है जो मुख्य प्रसंस्करण इकाई होती है। नॉलेज BASC, तो यह एक प्रकार का स्टोरेज है जो विशेष डोमेन के विभिन्न विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान को संग्रहित करता है। इसे ज्ञान का भंडार माना जाता है। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लर्निंग, इसके अंतर्गत मशीनों के अंदर सूचनाएं और नियमों को डाला जाता है। रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है इनपुट किए गए सूचनाओं और नियमों का पालन करें जिससे रिजल्ट की तरफ कंक्लूजन प्राप्त हो। सेल्फ करेक्शन, तो इसके अंतर्गत मशीनों में एल्गोरिदम को लगातार फाइन ट्यून करने के लिए डिजाइन किया जाता है जिससे सटीक और फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कार्यप्रणाली के चरण, तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उत्पाद प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना का अनुपालन करना पड़ता है। इस विस्तृत कार्य योजना को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रोजेक्ट चक्र कहते हैं। इसके निम्न चरण हैं। समस्या का दायरा, प्रॉब्लम, स्कोप ऑफ प्रॉब्लम, आकलन का अधिकरण, डाटा एक्विजिशन, डाटा अन्वेषण, डाटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और इवेल्युएशन। और समस्या का दायरा है स्कोप ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्कोपिंग, तो यह चरण या उप इकाई एआई परियोजना चक्र ढांचे का प्रारंभिक चरण है। इसमें मॉडल हेतु समस्या के विचार एवं लक्ष्यों को निर्धारित करने के तरीकों को आधार बनाकर उनकी कार्य योजना तैयार करना है। इस चरण के अंतर्गत समस्या के 4 Ws पर चर्चा की जाती है जो कौन, हु, व्हाट, वेयर, वाई है। हु, समस्या का समाधान कौन कर रहा है। व्हाट, समस्या क्या है और आप समस्या के बारे में कैसे जानते हैं। वेयर, तो यह समस्या के संदर्भ या स्थिति या स्थान से संबंधित है। वाई, समस्या को हल करने की आवश्यकता क्यों है और समस्या को हल करने से क्या लाभ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा का अधिग्रहण, डाटा एक्विजिशन, तो डाटा
अधिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ एआई है तो डाटा शब्द कच्चे तथ्यों, आंकड़ों तथा तथ्यों के भागों आदि को विश्लेषण के सापेक्ष में संदर्भित करता है। वहीं अधिग्रहण शब्द से तात्पर्य परियोजना है तो डाटा प्राप्त करना। एआई है तो डाटा को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल डाटा, इसमें संख्यात्मक डाटा, असतत डाटा, सतत डाटा तथा टेक्स्ट डाटा आता है। संरचनात्मक डाटा यानी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये ओरिजिनल डाटा है। इसमें संचरित डाटा, असंचरित डाटा और अर्ध संचरित डाटा आता है। टाइम स्टैम्प्ड डाटा सर्वोत्तम कार्यवाही और अनुक्रम की भविष्यवाणी हेतु उपयोगी। मशीन डाटा, मशीन विशिष्ट प्रोग्राम या विशिष्ट निर्माण हेतु उपयोगी। स्पेशियो टेम्पोरल डाटा, तो भौगोलिक स्थिति और समय संबंधी डाटा हेतु उपयोगी। खुला डाटा, रियल टाइम डाटा, बिग डाटा। डाटा अन्वेषण, डाटा एक्सप्लोरेशन, जटिल सांख्यिकी विधियों के माध्यम से डाटा की कल्पना करना तथा कल्पना हेतु उपयुक्त तकनीकों को डाटा अन्वेषण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके द्वारा एआई डाटा की बेहतर समझ, उपयोगकर्ता की सहभागिता जैसे अन्य महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग एआई आधारित तकनीकों को परिष्कृत करने में किया जाता है। डाटा अन्वेषण हेतु महत्वपूर्ण है मूल्यों की तुलना, रुझानों की तुलना, श्रेणियों के अनुसार डाटा हाईलाइट करना, डाटा के बीच संबंध का प्रदर्शन। मॉडलिंग, तो मानव समझ हेतु डाटा अन्वेषण के पश्चात डाटा को मशीनी समझ हेतु विकसित करने के लिए गणितीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और इस गणितीय दृष्टिकोण में डाटा को परिवर्तित करने की प्रक्रिया मॉडलिंग कहलाती है। एआई है तो मॉडलिंग के दृष्टिकोण आमतौर पर अपनाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। नियम आधारित दृष्टिकोण, सीखना आधारित लर्निंग, तो प्रिंसिपल बेस्ड पर्सपेक्टिव, लर्निंग बेस्ड पर्सपेक्टिव। निर्णय वृक्ष, तो यह मुख्यतः नियम आधारित दृष्टि है। यह नोट्स से बना होता है जिसमें निर्णय नोट्स, चांस नोट्स और एंड नोट्स शामिल होते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, एआई संबंधी विश्वसनीयता को समझने का यह अंतिम चरण है। यहाँ आउटपुट और फीडबैक से संबंधित कार्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रयोग, तो एआई रोबोट्स, तो ये वो रोबोट्स हैं जो इंसानों की तरह बात करने, देखने, चलने फिरने और बाधाओं को पहचानने की क्षमता रखते हैं। ये मानव जैसी भावनाओं को व्यक्त करने और यहाँ तक कि खाना बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं। अलग अलग रोबोट्स अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाए जाते हैं। आपने बॉलीवुड मूवी में रिबोट, ब्लेड रनर और वन रोबोट, ब्लेड रनर और भारतीय फिल्म रोबोट्स जैसी फिल्मों में इस प्रकार के रोबोट्स को देखा होगा। वही असली के एआई रोबोट्स को सोफिया, फ्लिपी सेकंड और पेपर शामिल हैं। फिर एआई और स्मार्ट असिस्टेंट, तो एआई असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट वे असिस्टेंट होते हैं जिनमें वॉइस कमांड के जरिए किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है, जैसे एप्पल का सिरी, अमेजॉन का सैमसंग, एप्पल का सिरी, अमेजॉन और सैमसंग का बिक्सबाई। इन एआई असिस्टेंट की मदद से आप अपने फोन से टाइमर और रिमाइंडर सेट करना, फोन कॉल्स, ऑनलाइन सर्चर, लाइट ऑन ऑफ और म्यूजिक प्ले जैसे कई कार्य कर सकते हैं। गूगल लेंस और ओसीआर, गूगल लेंस एक गूगल सेवा है जो एआई आधारित है और त्वरित सटीक दृश्य पहचान के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करती है। यह विषय को पहचान कर सेकंडों में उन चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। फिर पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन शॉपिंग, तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी फर्मों के लिए ग्राहकों के अनुभवों को निजीकृत करना अगली प्राथमिकता बन गई है। एआई संचालित एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन प्रयोगकर्ताओं के लिए क्रिया, विचारों और फिल्टरिंग की एक सूची बनाते हैं। फिर फॉल डिटेक्शन एंड कार क्रैश डिटेक्शन, तो नई एप्पल वॉच में एक फॉल डिटेक्शन क्षमता होती है जो एक कठिन गिरावट का पता चलने पर पास की आपातकालीन टीम को अलर्ट करती है। यह
एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप डेटा का उपयोग करके गिरावट का पता लगाता है और यह एक कठिन गिरावट को पहचानने के लिए एआई एल्गोरिदम उपयोग करता है। फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो एड डब्ल्यू यूएस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी अमेजॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित करेगा। आर्ट पार्क, एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में स्थापित भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी द्वारा एआई फाउंड्री के समर्थन से सार्वजनिक निजी मॉडल पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर आधारित इस पार्क हेतु राष्ट्रीय नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICP के तहत दी गई है। इसके माध्यम से शैक्षणिक निकायों, उद्योग और सरकारी निकायों में समन्वय बढ़ेगा। इससे नई प्रौद्योगिकियों, मानकों, उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के संदर्भ में अत्याधुनिक नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता, मोबिलिटी, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा रिटेल और साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में महत्वाकांक्षी मिशन मोड R&D की परियोजनाओं, एम्बिशियस मिशन मोड R&D प्रोजेक्ट को निष्पादित करके सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। फिर नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, नेशनल मिशन और इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। यह मिशन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अवधि 5 वर्ष। इस मिशन के तहत साइबर फिजिकल सिस्टम और संबंधित तकनीकों में प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अनुप्रयोग विकास, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता और स्टार्टअप विकास, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्थापना इसकी 1979 में, 2007 में नाम बदलकर एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुख्यालय पोलो आल्टो कैलिफोर्निया USA। कार्य AAAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अनुसंधान और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कॉक्स AI पर आधारित आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। कॉक्स पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिए जाता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो फरवरी 2018 को जारी भारतीय बजट में सरकार द्वारा मशीन लर्निंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के संदर्भ में उपबंध किया गया। 2018-19 के बजट में प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करेगा। 11 से 12 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 या रेंज 2020 की घोषणा की गई, परंतु कोरोना महामारी के कारण यह अक्टूबर में संपन्न हुआ। फिर AI संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल में इसरो द्वारा प्रदान किए गए रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डेटा, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम की भविष्यवाणी, जिस मिट्टी की नमी और तापमान के विश्लेषण संबंधी डेटा का उपयोग किया जाता है। AI संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल को असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर
एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। के विजय राघवन समिति का संबंध राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम से है। सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए बजट का प्रावधान किया है। इसमें एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल हैं। नीति आयोग एआई द्वारा देश में व्यवसाय करने के तरीकों को बदलने हेतु गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण शुरू करने जा रही है। भारत में बेंगलुरु शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु आईआईटी दिल्ली में 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव द्वारा एआई आधारित कंपनी हार्मोनाइजर इंडिया में निवेश किया गया है। तेलंगाना राज्य से 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया है। तेलंगाना राज्य ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया है। एआई में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान आईआईटी हैदराबाद है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष बी कामाकोती होंगे। भारत की एआई रणनीति को एआई फॉर ऑल नाम से जाना जाता है। सीबीएसई ने इंटेल कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को एआई के बारे में प्रशिक्षित करने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल भारत और अमेरिका के मध्य एआई के प्रयोग पर आधारित है। एआई में पीजी प्रोग्राम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है। एआई पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर सुपेश क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो यह एक एआई आधारित पोर्टल है। इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत जीपीएआई की स्थापना की गई, जिसमें संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है। जीपीएआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशों, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल है। संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ। जीपीएआई एक सचिवालय है जिसकी मेजबानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी द्वारा की जाती है। एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमिलेशन प्लेटफॉर्म, उसकी घोषणा 2018-19 में केंद्रीय बजट में की गई थी। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में भारत का पहला एआई विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु दृष्टिकोण पत्र पर्सपेक्टिव पेपर एरावत जारी किया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनएसएआई को भविष्य की रणनीतियों हेतु तैयार करना है। इसके अंतर्गत एआई के प्रयोग को स्वास्थ्य, कृषि तथा स्मार्ट सिटी आदि में बढ़ाया जाएगा। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR यह डीआरडीओ के एक रक्षा, सूचना एवं संचार तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विकास के बेंगलुरु में स्थित एक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1986 में की गई थी। नवंबर 2000 में कमांड कंट्रोल तथा कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन व नेटवर्किंग तथा कम्युनिकेशन सीक्रेसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड राडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ERDE का CAIR के साथ विलय कर दिया गया। CAIR ने गंट्री, स्कारा तथा अन्य प्रकार के रोबोट के लिए कंट्रोलर और मैनिपुलेटर की किस्में विकसित की हैं।
शतरंज खेलने वाला रोबोट दक्ष का निर्माण इसी संस्था द्वारा किया गया। फिर संबंधित संस्थान AINCO AI टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, क्रीडा नॉलेज रिसोर्सेज एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस। उपलब्धियां क्या हैं? रोबोसेन सशस्त्र सेना बलों, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के पेट्रोलिंग, बचाव व निगरानी का प्रयोग करने वाले लक्षित मोबाइल रोबोट सिस्टम है या स्वतंत्र नेविगेशन में सक्षम है। शतरंज खेलने वाला रोबोट एक मशीन के माध्यम से प्रतिद्वंदी मानव की चाल का आकलन करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त निर्णय लेने वाला इंजन जो सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाता है। हॉट स्लज हैंडलिंग, 6 दूरी वाले इन रोबोटिक सिस्टम का विकास NMRL नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए किया गया है। इसके द्वारा 600 डिग्री सेल्सियस गर्म स्लज को इंडक्शन फर्नेस से डाई कास्टिंग मशीन में डाला जाता है। AI के विकास हेतु नीतिगत उपाय, तो केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत की सामरिक योजनाओं का आधार तैयार करेगी, जिनमें प्रमुख हैं मानव एवं मशीन की आपसी बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, AI के संदर्भ में शोध और विकास को प्रोत्साहन देना, AI प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना, AI के अनुप्रयोग के लिए नैतिक, विधिक एवं सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। सितंबर 2020 में। वेबसाइट ai.gov.in। संचालनकर्ता विभाग कौन सा है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा कार्य। पोर्टल AI से संबंधित आर्टिकल्स, निवेश, AI स्टार्टअप कंपनी शैक्षणिक संस्थान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित तकनीक साझा करेगा। भारत के AI स्टार्टअप्स, तो एक्टिव AI बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने इसका मुख्य उद्देश्य है। इंड्रा सिस्टम, तो लोगों एवं वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण का कार्य। आर्टिफिशियल डीप लर्निंग। फिर आर्टिवेटिक डाटा लैब्स, तो निकलने योग्य कंप्यूटिंग जिसका उपयोग एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे ऐसे रोबोट बनाने हेतु होगा जिससे शरीर से डाटा प्राप्त करने हेतु निकला जा सकता है। Arya.ai, न्यूरल नेटवर्क जो कार्य में मानव के समान होगा। जून 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम में आर्य को अगली पीढ़ी के शीर्ष 4 तकनीक स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया। Flute.ai, चेहरे की पहचान, बैंकिंग, वित्त, वेब, सरकारी क्षेत्रों हेतु समस्या समाधान में प्रयुक्त। Morph.ai, मार्केटिंग तथा ग्राहक सेवाओं हेतु चैटबॉट्स। SigTuple, चिकित्सीय निदान में मेडिकल डाटा का AI संचालित दृश्य विश्लेषण। डाटा ELXSI, सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करना। ज़ेनज़ार टेक्नोलॉजी, तो ये शेयर मार्केटिंग के बारे में रणनीति तैयार करना है इसका उद्देश्य। फिर दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो AI का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्परोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर क्या नाम था? इसका नाम दोस्तों डीप ब्लू था। फिर विश्व के सर्वाधिक उन्नत माने जाने वाले मानव सदस्य रोबोट सोफिया को आधिकारिक तौर पर किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो सऊदी अरेबिया ने प्रदान की है। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट हाफ ह्यूमनॉइड लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? व्योममित्र।
फिर दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आम तौर पर एआई के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? प्रोलॉग की जाती है, लिप्स भी की जाती है, पाइथन भी की जाती है, पर्ल नहीं उपयोग की जाती है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में उपयोगी है। इसमें दोस्तों ट्यूरिंग टेस्ट नवंबर 2021 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया? तो ये सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, सिटी यूनियन बैंक। चेकर्स गेम को खेलने हेतु चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम किस कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? तो ये क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा बनाया गया था। लिप्स, प्रोलॉग, पाइथन क्या है? ये एआई की भाषा। फिर निम्न के भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों सी सही होगा, दोनों सही है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है और यह अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती है। फिर इसमें 2016 में कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। फिर 11वें नंबर में भी सी होगा दोस्तों। आर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई जाने वाली एक स्टार्टअप है। जून 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम में आर्य को अगली पीढ़ी के शीर्ष 4 तकनीकी स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने में योगदान कर सकता है? तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, सभी कर सकते हैं। फिलॉसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी सभी कर सकते हैं। फिर सामाजिक सशक्तिकरण केंद्र उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये दोस्तों एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर एआई के प्रोग्रामिंग भाषा लिस्ट प्रोसेसर को विकसित करने का श्रेय ये दोस्तों जॉन मैकार्थी को जाता है। एआई में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान एआईआईटी हैदराबाद है। फिर एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पैटोल्टा कैलिफोर्निया में है। हाल ही में चर्चा में रहे रोबोट निबोन क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है। एलेक्सा किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो एलेक्सा ही दोस्तों अमेजॉन का है, अमेजॉन का एलेक्सा। फिर सोफिया रोबोट को किस देश ने बनाया है? तो हांगकांग ने बनाया है। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड्स रनर क्या है? ये एआई पर आधारित फिल्में। फिर डीप माइंड जो कि एआई से संबंधित है, उसका संबंध किस कंपनी से है? इसका संबंध दोस्तों गूगल से है, गूगल से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया था? तो ये तेलंगाना ने इसको की मतलब कहा था। सिरी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सिरी ये एप्पल का है, सिरी। फिर हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस एआई कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया है? तो ये उन्होंने हार्मोनाइजर इंडिया पर किया है, हार्मोनाइजर इंडिया। वर्ष 2019 में चर्चा में रहे एआई रोबोट सैम का संबंध किस देश से? सैम दोस्तों ये न्यूजीलैंड से है। बिक्सबाई किस कंपनी का एआई बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंस है? तो ये सैमसंग का है, सैमसंग का। फिर किस देश के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। जीपीएआई के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। तो इसमें दोस्तों
बांग्लादेश और तुर्की शामिल नहीं है। फिर एआई पर कौन सा आयोजन किया जाता है? तो कॉक्स यक्स किया जाता है। दुर्लभ एआई का उदाहरण है तो दोनों है दोस्तों, सिरी एप्पल का, वॉयस सिस्टम गूगल का, दोनों है दुर्लभ एआई का उदाहरण। फिर भारत का कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है? एआई पर आधारित फसल पूर्वानुमान मॉडल किसने तैयार किया है? इसरो ने। एलेक्सा क्या है? एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है। फिर निम्न में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए प्रयोग की जाती है? तो उपरोक्त सभी, प्रोलॉग भी, पाइथन भी, लिप्स भी, लिस्ट। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख दिशा चैटबॉट से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। आंख दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। यह आरटी या आईआरटीसी द्वारा संचालित है। रेल यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना इसका उद्देश्य है। फिर प्रोजेक्ट ब्रेन वेव से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भी दोस्तों उपरोक्त दोनों होगा। यह एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह प्रोजेक्ट फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे FPGA पर आधारित है। फिर भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा भारत कब बना? भारत दोस्तों 2020 में बना है। रेज का पूरा नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्रीडा क्या है? तो ये नॉलेज रिसोर्सेज एंड इंटेलिजेंट डिसीजन एनालिसिस है। तो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किस कंपनी से संबंधित है? ब्रेन वेव ये माइक्रोसॉफ्ट से है। फिर इंसानी विवेक को मशीनों में हस्तांतरित करने की तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है। फिर भारत की एआई रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? एआई फॉर ऑल। CAIR कहाँ स्थित है? तो ये CAIR ये बेंगलुरु में है दोस्तों, बेंगलुरु में। एनिको का क्या फुल नाम क्या है? यह है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम एआई की पहल की और 5th जनरेशन की शुरुआत की? तो ये दोस्तों जापान ने की है। इन सब कामों में जापान बहुत आगे है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए कहाँ स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? IIT दिल्ली में। भारत के किस स्टार्टअप का कार्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं? भारत के किस स्टार्टअप का कार्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है? तो ये एक्टिव एआई है, एक्टिव एआई। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप चेहरे की पहचान बैंकिंग, वित्त एवं सरकारी क्षेत्रों हेतु समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है? तो ये फ्लूइड एआई है, फ्लूइड एआई। फिर ऐसे एआई जो किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो ये है कमजोर एआई, वीक एआई। फिर CBSE किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को एआई के बारे में सिखाएगा? तो ये इंटेल के साथ मिलकर सिखाएगा। हाल ही में वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए USAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रयोग पर आधारित होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गूगल द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया? 2005 में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य निम्नलिखित में से कौन है? सेल्फ कॉन्शियस एआई है। एआई में PG प्रोग्राम प्रारंभ कराने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो
नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? ये दोस्तों राजीव कुमार है। एआई पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम कौन सा था? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नैप नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का निम्नलिखित में से कौन क्रियान्वयन होगा? कौन इसको क्रियान्वित करेगा? नीति आयोग। इको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? इको अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? इसमें दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, मतलब डायरेक्टली संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपतंत्र है? तो दोनों है, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों जावा और प्रोलाग दोनों होगा। पास्कल और फोर्ट्रान तो नहीं यूज होता है, लेकिन जावा और प्रोलाग दोनों यूज किए जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है, ये सहभागी अनुभव उपलब्ध कराती है। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये मूल जनित नेटवर्क वैल्यू एडेड नेटवर्क से ली गई है। एआई को स्कूल शिक्षा में एआई को पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य, ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। तो अपना मध्य प्रदेश किसी से कम नहीं है। फिर चैट जीटीपी में जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें दोस्तों जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। विश्व का पहला चैटबॉट कौन सा है? तो ये है एलिजा था। पीएआई चैटबॉट जो एनपीसीआई की सेवाओं की जानकारी देता है, कौन दोस्तों? ये कोरोवर है। फिर निम्नलिखित में से किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है? तो उपरोक्त सभी, यानी रोबोटिक्स में, आभासी वास्तविकता, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, सभी में होता है। रीवा क्या है? ये एक रीवा दोस्तों एक ये रोबोटिक नर्स है। एआई प्रदर्शन को मापने की तकनीक ट्यूरिंग टेस्ट होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग है, तो ये मशीन को बुद्धिमान बनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है उपरोक्त सभी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग हैं, सभी होगा इसमें भी। विशेषज्ञ प्रणाली, गेमिंग, विजन सिस्टम। फिर वेब क्रॉलर एक उदाहरण है। ये दोस्तों बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है। परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें फीडबैक रहता है। सोचने, समझने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम को जाना जाता है, तो इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जाना जाता है। इमिटेशन गेम को मूल रूप से क्या कहा जाता है? इसको मूल रूप से ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है, तो इसमें मशीन लर्निंग होगा दोस्तों। फिर डेनियल बोब्रो के द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र है, ये स्टूडेंट है। फिर निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है, ये डीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस, बाकी सब हैं। फिर द करेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किसके भाग हैं? तो ये बी के आई के भाग हैं। एआई के उपक्षेत्र हैं, तो इसमें दोस्तों सभी होगा, यानी
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, एनपीएल, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, मशीन विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये सभी हैं। कृत्रिम न्यूरॉन का मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों वारेन मैक कुलोच एवं वाल्टर पिट्स ने प्रतिपादित किया था। इंफोसिस के द्वारा विकसित किया गया एआई प्लेटफॉर्म, इंफोसिस के द्वारा ये दोस्तों निया है, निया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट चक्र के कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक एआई पोर्टल सुपेश लॉन्च किया, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, सी होगा इसमें। फिर एआई में फ्रेम क्या है? ये एआई में फ्रेम क्या है? तो इसमें एआई में फ्रेम डेटा संरचना है, डेटा स्ट्रक्चर है। 1956 में एआई क्रांति किस सम्मेलन में लॉन्च की गई? तो ये डार्टमाउथ, यूएसए। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर एआई से संबंधित होते हैं? तो ये 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। लास्ट क्वेश्चन, पीईएएस किसका संक्षिप्त नाम है? तो ये है प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ए यानी एक्चुएटर्स और एस यानी सेंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कवर कर लिया है। हम आगे नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको दोस्तों सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एमसीक्यूज इतने कराए ही जा रहे हैं, तो ये पर्याप्त ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अब परीक्षा नज़दीक है तो एमसीक्यूज के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज आप लगाएंगे, सही क्वेश्चन होंगे नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंस आएगा, और यहाँ के क्वेश्चन में और वहाँ क्वेश्चन में धरती आसमान का फर्क होगा। तो लो कॉन्फिडेंस से अच्छा है कि आप हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और उसी चीज़ को बार बार दोहराते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।